तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन क्या है, मोशन जानेंगे, फिर उसमें यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये सारे टर्म्स हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट चीज है वो है मोशन। अब ये मोशन है क्या, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, बोर्ड पे हमने इसको पॉइंट लिया है। वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी पोल है जो कहीं पे लगा हुआ है। ये है आप, ठीक है, आप यहां पर हैं और ये आपका पोल है। अगर इस पोल के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, मान लीजिए पहले आप यहां थे, फिर आप यहां पर आ गए, तो आपने अपनी पोजीशन यहां से यहां चेंज करी। अब इसके अकॉर्डिंग पहले आपकी पोजीशन कहां थी, ये थी। ठीक है, अब जब आप यहां आ गए तो अब इसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं होगी। बस यही है मोशन। ये जो पॉइंट है इसको आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to a point of reference is called motion। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट और ऑब्जेक्ट टेकन एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा इसमें ये समझने वाली चीज है, जैसे मान लीजिए मोशन है, आप किसी मोशन को कब ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है या बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो आप उसके मोशन को देख सकते हो, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर वो बहुत स्लो हो तो आप उसको ऑब्जर्व करने में आपको डिफिकल्टी होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने वॉच ले ली। क्या ले ली, वॉच। ठीक, अब आप इसमें वॉच में 3 नीडल होते हैं, एक होती है आवर हैंड, एक होती है मिनट और एक होती है सेकंड वाली। जो सेकंड वाली होती है ये तो आपको दिखाई देती है, फास्ट होती है, इसलिए आप इसका मोशन इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आवर हैंड होती है, कौन सी, जो आवर हैंड होती है, इसका मोशन आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों, तो मान लीजिए पहले ये 1 पे थी, ठीक है, अब जब ये 1 से आगे निकल जाएगी, 2 पर निकल जाएगी, तब आप इसका ऑब्जर्व जो है वो मतलब मोशन जो है वो ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ ये पहले 1 पे थी, 2 पे चली गई। क्योंकि इसकी मूवमेंट इतनी स्लो है, इसका मोशन इतना स्लो है, कभी इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो पॉइंट ये है नोट करने वाला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्ट है तो आप उसका मोशन इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, और अगर कोई भी बॉडी जो बहुत स्लो मूवमेंट कर रही है, बहुत स्लो मोशन में है, तो आप उसको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या डिस्टेंस है क्या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे जो देख रहे हैं उनको पहले से पता होगा, अच्छी बात है, अगर पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं पता है उनको जो है नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे चल के 2 नई टर्मिनोलॉजी आती हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी एंड स्पीड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, ये कोई 2 पॉइंट है। अब मैंने आपसे बोला कि आप ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट तक जाइए, और आप फ्री हैं, आप कोई सा भी पाथ ले सकते हैं जिस पाथ से आपको जाने का मन है। ये जो है ये मान लीजिए कोई फील्ड है, इस फील्ड में एक यहाँ पर पॉइंट कर, एक यहाँ पर पॉइंट मैंने बना दिया, और आपसे कहा कि ए से बी तक जाओ, तो आप फ्री है, कोई भी पाथ यूज कर सकते हैं।
तो कुछ बच्चे हो सकता है या कोई हो सकता है एक बच्चा इस पाथ से जाए, हो सकता है दूसरा कोई स्टूडेंट हो वो इस पाथ से जाए, और तीसरा कोई स्टूडेंट हो वो आलसी टाइप का है, वो सीधे सीधे चला गया। तुमने सोचा कि इतना डिस्टेंस कौन कवर करेगा फालतू में, मैं सीधे सीधे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर 3 लड़के थे, एक फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड स्टूडेंट ये, तीनों ने अलग अलग पाथ यूज किया, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले स्टूडेंट ने जो पाथ यूज करा वो पाथ बिल्कुल सीधा सीधा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधा चलता गया, वो नाक की सीधनेस को बोलते हैं, और यहाँ पर आ गया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई, इससे शॉर्टेस्ट कोई डिस्टेंस हो नहीं सकती। तो यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही आपकी क्या बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा जितने भी पाथ होंगे वो क्या बोले जाएंगे, डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस बोला जाएगा, ये वाला भी डिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है। एक और बना देता हूं, तो ये भी डिस्टेंस बोला जाएगा, सही है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट ही बोलोगे। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज ये है कि जब भी आपको डिस्टेंस कवर करनी है तो डिस्टेंस कवर करते टाइम आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। जैसे कि देखो ये वाला जो था ये इस डायरेक्शन में गया, उसके बाद में यहाँ डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी, ये डायरेक्शन में गया, फिर नीचे को इसमें डायरेक्शन कर दी, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यानी कि कुल मिला के इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ये कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। ऐसे ये वाला कोई डायरेक्शन यूज कर सकता है, ये वाला भी कोई डायरेक्शन यूज कर सकता है। लेकिन ये वाला जो है थर्ड वाला, ये थर्ड वाला जो स्टूडेंट है जिसने ये वाला पाथ कवर करा है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जब ये ए यहाँ था और बी यहाँ था, जब इसे ए से बी तक जाना था और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी थी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कवर करना था, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। देखो ए से डायरेक्शन बी की यही तो है, इसे इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में चला गया तो काम खराब हो जाएगा, ये बी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में चला गया तब भी काम खराब है, तब भी ये नहीं पहुंच पाएगा बी तक। इसको इसी डायरेक्शन में चलना है, अगर इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो इसी डायरेक्शन में चलना है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को कवर करते टाइम हमें डायरेक्शन जरूर चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो पाएगा, पहली बात तो डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन के साथ साथ इसमें क्या है भाई, यहां से लेकर यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। डिस्टेंस जो होगी वो मैथमेटिकल डिजिट में होगी, जैसे 45 किलोमीटर है या 45 मीटर है या 45 सेंटीमीटर है, कुछ तो होगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट को कवर करते टाइम इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की नीड है। लेकिन डिस्टेंस कवर करते टाइम इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी जाएगा घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस कवर करते टाइम इसको क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे इसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये समझ में आ गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। डेफिनेशन है द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ बॉडी इज एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच द बॉडी ट्रेवल्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्टेंस को कवर करेंगे तो अपने डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। भाई इनिशियल पोजीशन ये है जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू करा, और फाइनल पोजीशन वो है जहां तक ऑब्जेक्ट गया। यहाँ पर ए इनिशियल पोजीशन और बी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। अब एक बंदा, एक स्टूडेंट या एक कोई बंदा है जो ऐसे करके गया पहले और फिर वो ऐसे करके गया,
ठीक है, तो मान लीजिए ये थी 4 है ना, और ये थी 3, सही, सॉरी ये थी 3 और ये थी 4, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, और एक बंदा जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, ठीक है, तो ये वाली जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां तक जो गए भाई साहब उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो है इसकी पाथ लेंथ बताओ कितनी है और इसकी पाथ लेंथ बताओ कितनी है। तो पहले तो वो A से C गया, फिर C से B चला गया, तो सीधे सीधे आप इसको ऐड कर दो, तो 3 + 4 = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 7 आ गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि AB फाइंड करो, क्या फाइंड करो, AB, तो जब AB आपको फाइंड करना है तो AB फाइंड करने के लिए आप एक मैथमेटिकल टूल है जिसको आप बोलते हैं, ट्रायंगल में लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आपको AB फाइंड करना है, तो आप करोगे AB का स्क्वायर = AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर = the value of AC is 3, then 3 square plus the value of BC is 4 and 4 square. This is 9 plus 16 is equal to 25. AB square is equal to 25. Now AB is equal to √25. So AB is equal to 5. ठीक है, अब 5 के आगे जो भी है, मान लीजिए किलोमीटर में दे रखी है डिस्टेंस, तो किलोमीटर है, मीटर में दे रखी है तो मीटर। तो आपको समझ में आ गया, AB जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है 7 जो आई है ये डिस्टेंस है। कैसे फाइंड करेंगे आपको पता चल गया। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया हो, ठीक है। एक और समझा देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, तो एक तो डिस्टेंस हो गई ये सीधी सीधी हो गई। मान लीजिए कोई ऐसा है जो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे करके गया। अब आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है राइट एंगल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये प्लस ये निकाल लोगे। मान लीजिए ये आपकी 4 है और ये आपकी 3 है, सही। अच्छा मान लीजिए ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मान ये आपका 6 है और ये आपका 8। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये 4 था, ये 3 था, ये 6 था और ये 8 था। तो ये A है, ये B है, इसका नाम रखो आप A B C D और E। ठीक है ना। अब मैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे हमें सबसे पहले फाइंड करनी है डिस्टेंस, तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, जो ट्रायंगल आपका ACD है यानी कि ये ऊपर ट्रायंगल, पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, AD हमें फाइंड करना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 4 स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर। आपको मालूम है 16 + 9 आ जाएगा जो कि आ जाएगा 25।
आपको क्या करना है, यहाँ से AD से स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। स्क्वायर जब इक्वल के इधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो AD इज इक्वल टू कितनी आ गई, 5, यानी कि ये आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया 5, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे ट्रायंगल DEB में, DEB में। सही है, इसमें फिर से पाइथागोरस लगाओ। तो BD² इज इक्वल टू DE², BD² इक्वल टू DE² प्लस BE²। अब BD हमें नहीं पता, तो BD² इज इक्वल टू DE कितना है बेटा, 6 प्लस BE कितना है, 8 ये हो जाएगा 36 प्लस 64 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। ये है BD², यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट। तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई, 10 आ गई, और ये 6 और 8 दे रखी थी। ठीक है, अब देखो जो एक्चुअल में जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि AD है, प्लस यहाँ से यहाँ तक यानी कि BD है। तो कितना हो गया, 5 + 10 इज इक्वल टू 15, जो भी यूनिट है उसका, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो 15 आ गई, उसके आगे यूनिट, जो भी यूनिट रहेगी। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, कितनी आ गई, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट इसका जो है डिस्टेंस हो गया, और 15 यूनिट इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब आपने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन लिखी थी, वहां पर एक एक लाइन और बढ़ा लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि एक क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करते टाइम हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, और इसके साथ में कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, यानी कि जो डायरेक्शन है वो हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए। मैंने बता दिया था ना डायरेक्शन वाला सीन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया है, एक मैथमेटिकल डिजिट होगा 25, 23। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें जैसे आ रहा था जैसे 15 यूनिट आया था, तो 15 जो है वो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो आप जो है डिस्टेंस की जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है उसके नीचे आप लिख लीजिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी या इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की नीड होती है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवाई है वहां पर आप ये लिख लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों चाहिए आप इसमें ऐसे करके भी लिख सकते हो, इससे पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, और यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखिए जो हमने भी पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। क्या एग्जांपल है? अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट।
व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ये करेंगे। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, वो तो आपको पता ही होगी। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब क्वेश्चन में क्या कहा है समझो। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए यहां से कोई आदमी चला तो सबसे पहले तो वो ईस्ट की तरफ गया। कितना? 1.5 मीटर ईस्ट गया, ठीक है। एंड देन 2 मीटर टुवर्ड द साउथ। अब नीचे साउथ की तरफ कितना? 2 मीटर, तो 2.0 मीटर साउथ की तरफ गया। एंड फाइनली टुवर्ड द ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ चला गया। तो पहले ईस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया। कितना गया? 4.5। कितना गया? 4.5 मीटर। और यहाँ पर आकर के वो रुक गया। तो उसने टोटल क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो बहुत ही सिंपल है। पहले वो कितना चला? तो फर्स्ट वाले का आंसर तो बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले वो चला 1.5 मीटर प्लस उसके बाद चला 2.0 मीटर प्लस उसके बाद चला 4.5 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई? कितनी हो गई? 8 मीटर। तो डिस्टेंस जो उसने कवर करी वो कितनी कवर करी? 8 मीटर कवर करी, ठीक है। तो ये तो आ गई डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये आपने लिख लिया, इरेज कर देता हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मैच कराओ। पहले मिला लो, ठीक है। ये हो गई। अब इसमें दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ये वाला। अब जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो भाई ये 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है। अब हमें निकालना है इसका क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इनके नाम रखो, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। इसमें पाइथागोरस, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट यही तो है, पहले ए से सी गया, फिर सी से ई गया। तो पहले हम AC फाइंड कर लेंगे, फिर हम CE फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो बताओ आपके पास यहाँ पर क्या है? AB तो है आपके पास, यहाँ पर है क्या? BC है आपके पास? जब आपके पास BC है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कराओगे? नहीं करा पाओगे क्योंकि BC आपके पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? जैसे 1.5 मीटर है तो आपको इसको स्केल से करना पड़ेगा। कैसे स्केल से करोगे? जैसे ये 1.5 मीटर है तो आप यहाँ पर लिख लो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको आपने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मान लिया। अब जब आपने 1 मीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मान लिया तो 1.5 मीटर कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा। तो आप अपनी कॉपी के पेपर पे 1.5 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींच लोगे। फिर ये 2 मीटर है। जब 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो 2.0 मीटर कितना हो जाएगा? 2.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस लाइन पर जो आपने ये वाली लाइन जो खींची थी 1.5 सेंटीमीटर की, इस पर 90 डिग्री का बना के आप एक लाइन ऐसे बना लोगे। ये आपकी 2 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद फिर इस पे 90 डिग्री बना के आप 4.5 मीटर, तो 4.5 मीटर कितनी हो जाएगी बेटा? 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। अब आप स्केल को रखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है। जब आप इसकी डिस्टेंस फाइंड करोगे तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगी, तो हमें जो इसकी डिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 6.3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आई है, जबकि हमने क्या करा? हमने एक स्केल लिया है 1.5 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिया है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6.3 मीटर। क्लियर? बात समझ में आई? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में आपको ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस पता थी तो आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा लिया। अब इसमें जब पता ही नहीं है डिस्टेंस तो आपको कॉपी पेपर पे बनाना पड़ेगा। अब चाहे डिस्टेंस किलोमीटर में आए चाहे मीटर में आए, आप उसको सेंटीमीटर में इमेजिन कर लेंगे। लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं लैग, ठीक है।
जैसे 1 किलोमीटर आगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसके भी यहाँ पे आप जितनी भी डिस्टेंसेस मिलेगी सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे फिगर बना सकते हो और उससे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए आपको क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस यहां से ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच की डिस्टेंस है, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो आपकी 5 किलोमीटर, सॉरी वो आपकी 10 किलोमीटर ले लेता हूं। कितनी? 10 किलोमीटर। मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, एक यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर ली, ठीक? 10 किलोमीटर लेने के बाद में आपने क्या किया, इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को पहले समझ लो, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो इसको आपने इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब कि 1 2 3 4 और 5, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो 2 किलोमीटर ये हो गया, 2 ही किलोमीटर ये हो गया, एज वेल एज 2 और 2 किलोमीटर के ये तीन हो गए, सब 2 किलोमीटर के हो गए, ठीक? अब समझिए, मान लीजिए आप यहां से चले और यहां पर आ गए, ठीक? फिर यहां से चले यहां तक आ गए, यहां से चले यहां आ गए, यहां से चले यहां आ गए, और यहां से चल के यहां आ गए। अगर आपने इन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल टाइम स्पेंड करा, जैसे मान लो यहां से यहां तक आने में आपको 5 मिनट लगे, यहां से यहां जाने में भी 5 मिनट लगे, यहां से यहां जाने में भी 5 मिनट लगे, एज वेल एज यहां भी 5 मिनट और यहां भी 5 मिनट। अगर आपने इन 2 किलोमीटर की सारी डिस्टेंस को 5 मिनट में कवर करा है, तो आपने क्या किया, आपने इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई देखो, यही तो करा आपने, इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर दिया। यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है, इफ एन ऑब्जेक्ट, मैं यही लिख देता हूं, ठीक है? मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal interval of time is called uniform motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? समझे? जैसे आप भी बाइक चला रहे हैं और मान लीजिए आप बाइक चलाते हुए 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, 60 आपके मीटर में 60 दिखा रहा है और आप सीधे चलते चले जा रहे हैं, तो पहले 60 किलोमीटर मान लीजिए आपने 1 घंटे में कवर करे, फिर अगले 60 किलोमीटर भी 1 घंटे में कवर करोगे, फिर अगले 60 किलोमीटर भी 1 घंटे में कवर करोगे, फिर उससे अगले भी 1 घंटे में कवर करोगे। तो ये जो मोशन हो गया, इस टाइप का मोशन जो हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सॉरी यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब वहीं पर मैं अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, जैसे ये हटा के मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, सेम कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ले ली, तो उस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपने 2 किलोमीटर के 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब पहली डिस्टेंस आपने 5 मिनट में कवर करी, दूसरी को कवर करने में आपने 10 मिनट लगा दिए, तीसरी को कवर करने में आप 2 मिनट में कवर कर दिया, आपने इतनी तेज चले गए 2 मिनट में कवर हो गई। उससे अगली वाली में फिर आप रुके रहे थोड़ी देर, फिर आपने इसको 5 मिनट में कवर कर लिया, फिर अगली वाली को आपने बहुत आराम से 15 मिनट में कवर करा। तो अब आपने क्या करा है, आपने इक्वल डिस्टेंसेस को कवर किया, किसमें? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किसमें? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये टाइप का जो मोशन हो गया वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन
unequal interval of time is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? मतलब कि आपने जो इक्वल डिस्टेंस की जो आपने डिवाइड कर ली थी उनको आपने अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करा। इस बार आपने समय चेंज किया, यहाँ पर 5 मिनट लिए, इस इंटरवल में 10 मिनट लिए, इसमें 2, इसमें 5 और इसमें 15। तो इस टाइप का जो मोशन हो गया आपका वो कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे क्या, समझना बात को। जैसे एक टर्म होती है एक्सेलरेशन, क्या होती है? एक्सेलरेशन। पहले समझते हैं एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझना। पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा मोशन एक्सेलरेटेड है और कौन सा एक्सेलरेटेड नहीं। जैसे मान लीजिए, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कूटी सबने चलाई होगी या बाइक सबने चलाई होगी, ठीक है, कुछ कार भी चला लेते होंगे, ऐसी बात नहीं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। जैसे हमारी स्कूटी में भी एक्सेलरेटर होता है, बाइक में भी एक्सेलरेटर होता है और कार में भी एक्सेलरेटर होता है, ट्रक में भी होता है, हर जितने भी व्हीकल्स हैं सब में एक्सेलरेटर होता है। असल में एक्सेलरेटर है क्या, समझना बात। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ये, आप यहाँ से जब चलेंगे अपनी स्कूटी या बाइक या कार को स्टार्ट करेंगे या लेंगे तो पहला गियर लेंगे। जो स्कूटी और बाइक वाले वो गियर से चलते हैं, सॉरी जो कार और बाइक वाले वो गियर से चलेंगे और स्कूटी वाले रेस पे चलेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों में होता है। जैसे पहला गियर डाला आपने, फिर आप धीरे धीरे रेस बढ़ाएंगे। जब आप उसकी रेस बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जब चल नहीं रही थी तब 0 किलोमीटर पर आवर पे थी हमारी जो भी व्हीकल है। उसके बाद रेस थोड़ी सी हमने बढ़ाई, रेस के पता चला वो 1 से लेके 5, 10 तक पहुंची, उसके बाद 20, उसके बाद 30, ठीक है, फिर आपने अगला गियर डाल दिया, अगला गियर डालते फिर वो और तेज चलना शुरू। अब 30 के बाद 50, 70, 80 तक गए, फिर आपने नेक्स्ट गियर ले लिया, फिर वो और तेज चली, 90, 100, 120 और तेज चलाई। कुछ बच्चे तेज चलाते हैं, मान लीजिए 140 तक पहुंचे। यहाँ पर क्या है, आप लगातार एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हो। तो जब आप एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हो तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करने की वजह से उसका जो मोशन हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। भाई पता चला पहले 10 किलोमीटर आप इस स्पीड पे चले, फिर अगले 10 किलोमीटर आप इस स्पीड पे चले, फिर अगले 10 किलोमीटर में आपने ये स्पीड रखी। बात समझ रहे हो? तो आप जब एक्सेलरेशन को लगातार कम या ज्यादा कर रहे हो तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। तो उस केस में आपका जो मोशन है कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो कैसा है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही यही है कि आप इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो। समझ गए बात को? जहां पे आप इंक्रीज कर रहे हो एक्सेलरेशन, जहां पे एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हो वहां पर आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन हो रहा है, और जहां पे आप एक्सेलरेशन को कम कर रहे हो वहां पर आपका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना? तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये लाइन आप उसमें लिख सकते हो जब एग्जाम में आएगा। वही आपको जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, अब यूनिफॉर्म मोशन में तो आपने क्या करा भैया, 60 की स्पीड पे मान लो आपने जब शुरुआत करी स्कूटी या कोई भी व्हीकल चलाने की, तो पहले तो आप एक्सेलरेटेड मोशन ही करोगे, लेकिन फिर आपको ध्यान आ गया, मम्मी ने कहा था कि 60 से ऊपर मत जाना, बहुत तेज मत चलाना, तो आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर रेस कर ली कि 50 या 55 या 60 पर ही चलते रहे। तो जहां से आपने अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाना कम कर दिया, छोड़ दिया, हटा दिया, बिल्कुल बस उतने पे रोक लिया, वहां से आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन शुरू हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन जैसे ही शुरू हुआ, अब आपने एक्सेलरेशन देना बंद कर दिया, तो वो आपका कैसा है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ गए बात को? तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, जब आप अपने एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। लेकिन जब आप एक ही जगह पर रखे हुए एक्सेलरेशन को एक ही स्पीड पे चल रहे हो तो वो आपका कैसा है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर होगी बात? तो बाकी के जो टॉपिक है आपके, जो स्पीड है, वेलोसिटी है,
और आपका जो एक्सेलरेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत से अच्छे से पढ़िए, आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसको और अपने जो दोस्त हैं, जो आपके घर में जो 9th में बच्चे हैं, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है,